एंड वेलकम यू ऑल आवर यूट्यूब चैनल सुप्रीम 60 इंस्टीट्यूट। गाइस, हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन की सीरीज में लास्ट 2 वीडियो में हम लोगों ने E1 और E2 एलिमिनेशन को डिस्कस कर लिया है। गाइस, आज हम लोग एलिमिनेशन की सीरीज में लास्ट मैकेनिज्म बात करेंगे, दैट इज E1CB मैकेनिज्म। गाइस, E1CB का मतलब क्या है? E1 का मतलब एज यूजुअल आप जानते हो क्या, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। CB का सेंस क्या होता है गाइस? CB का मतलब होता है कॉन्जुगेट बेस। तो इसका पूरा नाम क्या बोलेंगे? यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन बाय कॉन्जुगेट बेस। फाइन, चलिए देखते हैं कि ये E1CB मैकेनिज्म क्या होता है। बोला गया इट इज 2 स्टेप प्रोसेस। गाइस, ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व फास्ट एंड रिवर्सिबल रिमूवल ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन H+ फ्रॉम द बीटा कार्बन एटम by the base with the formation of carbon ion. Second step is slow and rate determining step in which carbon ions, जिसे हम लोग conjugate base बोल रहे हैं, ejects the leaving group to give an alkene. फाइन गाइज, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि E1CB जो है ये भी 2 स्टेप की प्रोसेस है। पहला स्टेप इन्होंने बोला गाइज फास्ट होता है और रिवर्सिबल होता है। किसी बेस के थ्रू क्या करेगा? बीटा पोजीशन से कोई एसिडिक हाइड्रोजन होगा, वो बीटा पोजीशन से एसिडिक हाइड्रोजन जो बेस है वो ग्रैप्स करेगा, जिसके थ्रू हमें क्या मिलेगा कि कार्बन आयन बनेगा। इंटरमीडिएट गाइस में कार्बन आयन बनेगा। ये बात यहाँ आपको नोटिस करने की जरूरत है, क्योंकि आपने देखा होगा E1 में कार्बोकैटायन बना था और जबकि E2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं बना था। फाइन, ट्रांजिशन स्टेट बना था। जबकि E1CB में गाइस इंटरमीडिएट बन रहा है क्या? कार्बन आयन। फाइन, पहला स्टेप बोला गया इन्होंने फास्ट होता है गाइस, रिवर्सिबल होता है, फास्ट होता है। दूसरा स्टेप बोला था इन्होंने वही कॉन्जुगेट बेस जो है, जिसे कार्बन आयन बोल रहे हैं हम लोग, उसी कार्बन आयन को कॉन्जुगेट बेस भी बोलेंगे। वो क्या करेगा? लिविंग ग्रुप जो होगा उसे इजेक्ट करेगा और एक अनसैचुरेशन फॉर्मेशन होगा जिसे हम एल्कीन पढ़ेंगे। फाइन, जैसे कि एग्जांपल हमने लिया है, इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप गाइस क्या है? यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या है? F है। एक बात यहाँ पे और आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप होंगे गाइस वो बैड लिविंग ग्रुप होंगे। बैड लिविंग ग्रुप का मतलब फ्लोराइड आयन होगा, ठीक है। और क्या होगा? यहाँ पे एक बात ये नोटिस करने की जरूरत है। क्या नोटिस करने की जरूरत है? कि इस रिएक्शन में जो लिविंग ग्रुप क्या होंगे? बैड, यानी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ बैड लिविंग ग्रुप, या फिर कोई इसी को पुअर लिविंग ग्रुप बोले। बैड लिविंग ग्रुप में क्या क्या आ सकता है गाइस? F आ सकता है, और क्या आ सकता है? मैंने आपको बताया होगा कि क्वाटनरी अमोनियम भी आ सकता है, और क्या हाइड्रोक्साइड आयन भी आ सकता है गाइस। ये बात ध्यान रखिएगा, ये सब क्या है? बैड लिविंग ग्रुप है। मेथॉक्साइड आयन आ सकता है, ठीक है। ये 3-4 जो है शुरुआत के जो 2-3 है ये ज़्यादा फेमस है। यानी E1CB के केस में जो लिविंग ग्रुप अपना होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बहुत ही बैड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। फाइन, क्यों ऐसा बोला गया इसको अभी मैकेनिज्म में अपन लोग समझेंगे। फाइन, यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला लिविंग ग्रुप क्या है? फ्लोराइड। गाइज, जिससे लिविंग ग्रुप लगा होता है उसे हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। उसके जस्ट बगल क्या है? बीटा। अल्फा बीटा गाइज यहाँ पे एलिमिनेशन हुआ है। फाइन, तो आपको एक अनसैचुरेशन मिल गया। अब गाइज ये अनसैचुरेशन देखिए कॉन्जुगेटेड है कार्बोनिल के साथ, कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल आपको यहाँ मिला, तो ये स्टेबल प्रोडक्ट है। गाइज इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे होती है। गाइज लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ E1CB रिएक्शन। स्टेप 1 में अगर मैं बोलूँ रिमूवल ऑफ गाइज H+ फ्रॉम द बीटा कार्बन एटम। गाइज उसी एग्जाम्पल में हम लोग मैकेनिज्म चेक करें कि क्या एक्चुअली मैकेनिज्म होता है, तो जरा देखिएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो हमने अल्कोहलिक KOH लिया है गाइज, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा गाइज? यहाँ पे दिस OH ग्रैप्स दिस हाइड्रोजन। फाइन, ये जो बेस है इस H को ग्रैप्स करेगा। फाइनली यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, CH3CO CH गाइज यहाँ पे निगेटिव चार्ज एंड CH2F। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कार्बन आयन बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कार्बन आयन क्या मैं इसे कॉन्जुगेट बेस बोल दूं? कॉन्जुगेट बेस।
फाइन गाइज, इसी का तो ये कॉन्जुगेट बेस है। किसी कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस हम लोग कैसे जनरेट करते हैं? H+ रिमूव करके। यहां से भी H+ हमने रिमूव करके इसे बनाए, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? कॉन्जुगेट बेस बोल रहे हैं। फाइन गाइज, अगर आप इसे देखो तो ये क्या है? ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये इसके साथ रेजोनेंस शो करेगा। फाइनली ये कॉन्जुगेट बेस जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इसे मैं बोल रहा हूं कि यह क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज। फाइन, दूसरा स्टेप क्या बोला गया था? स्टेप 2, ये इस स्टेप में बोला गया फास्ट होता है, फाइनली रिवर्सिबल भी होता है क्योंकि H+ अटैक करके वापस भी आ सकता है। स्टेप में 2 में बोला गया रिमूवल ऑफ लीविंग ग्रुप। जो लीविंग ग्रुप अवेलेबल है गाइज इस कंपाउंड में, वो सेकेंड स्टेप में रिमूव करेगा। तो एज यूजुअल, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था कि लीविंग ग्रुप जो है बैड होना चाहिए, और उस बैड लिविंग ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ेगा गाइस, अब यहाँ पे समझते हैं। फाइन, एक बात अगर मैं आपको बताऊं, किसी ने ये सोचा कि सर यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है तो आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया? फाइन, अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन में चला जाएगा, ऑब्वियसली इससे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? एलिमिनेटेड प्रोडक्ट चाहिए हमें, वो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज करके स्टेबलाइज नहीं करना कार्बन आयन को। आई होप दिस इज ओके गाइस। अब इस नेगेटिव चार्ज को देखिए, इस नेगेटिव चार्ज को, अच्छा इस फ्लोराइड के बारे में अगर आप देखें तो आपको पता फ्लोराइड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से इसका -I इफेक्ट इस कार्बन पे Δ+ जनरेट कर रहा होगा गाइस। इस कार्बन पे जिससे फ्लोरीन डायरेक्ट लगा हुआ है, इस कार्बन पे इसकी -I इफेक्ट की वजह से, स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट की वजह से Δ+ जनरेट कर रहा होगा। अगर गाइज ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी फील कर रहा हो, उसके बगल में एक अनशेयर्ड लोन पेयर बचा हो, तो क्या इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा गाइज? तो जरा देखिएगा, ये लोन पेयर इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और इधर क्या करेगा? ये जो बैड लीविंग ग्रुप होगा फ्लोराइड आयन, वो लीव कर जाएगा। अच्छा गाइज, एक बात बताइए, अगर यहाँ पे फ्लोराइड आयन की जगह ब्रोमाइड आयन होता तो क्या सीन होता? तब भी ये रिएक्शन हो जाता, लेकिन अभी जो हो रहा है वो ज्यादा ईजियर है। क्यों? अब आप बताइए, फ्लोराइड आयन ब्रोमाइड आयन में यहाँ Δ+ कौन ज्यादा जनरेट करेगा? ऑब्वियसली जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जिसकी विड्रॉइंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी। फाइन, तो इसी वजह से यहाँ पे जो ले रहे हैं वो बैड लिविंग ग्रुप ले रहे हैं। तो इस केस में आपको एक कॉन्जुगेटेड एल्कीन मिलेगा। फाइन, कुछ इस तरह से। यहाँ पे जो ये फ्लोराइड आयन है, ये मस्ट बी पुअर लिविंग ग्रुप, फाइन, या बैड लिविंग ग्रुप, जो भी बोले। गाइस ध्यान देना, इसमें ये स्टेप क्या होता है? स्लो होता है, यानी ये RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बन आयन बनता है। अभी आप तक जितने एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोगों ने पढ़े, चाहे वो E1 मैकेनिज्म रहा हो, चाहे E2 मैकेनिज्म रहा हो, कार्बन आयन नहीं बना। तो एक बात ये भी नोट पूछी जा सकती है, आप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट थ्रू द इंटरमीडिएट ऑफ कार्बन आयन? फाइन, तो कार्बन आयन इंटरमीडिएट के थ्रू जो कंप्लीट होती है रिएक्शन, दैट इज E1CB मैकेनिज्म। फाइन, नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे और कुछ देखते हैं इसमें। गाइज E1CB मैकेनिज्म के बेस पे कुछ फैक्ट हैं, उसे देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट गाइज इसमें देखेंगे क्या बोला गया है। सबसे पहला पॉइंट बोला गया, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द बोथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेस। गाइज E1CB मैकेनिज्म में बोला गया है, इसका जो रेट है ये दोनों बात पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेस। फाइन, रेट इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K विथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ बेस। फाइन गाइज, अब ये बातें तो पता है, इसके जो पावर होता है सम ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो बोला गया था रेट ऑफ द रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। फाइनली गाइज ये बात जरा देखिएगा, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन में जब E1CB के बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा, फाइनली ज़्यादा इसके बारे में एग्जाम में आए नहीं गए। अगर मैं IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, 2006 में एक इस पे पैसेज आया था, ठीक है, वहाँ पे थोड़ी सी एरर थी वहाँ पे उनके, लेकिन IIT ने पूछा तो फिर कुछ बोल नहीं सकते, ज़्यादा ये पूछा नहीं गया, एक ही बार एक्चुअली आया था ये पॉइंट क्या कह रहा है इसे समझते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड बैड लीविंग ग्रुप।
क्या बोला गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड बैड लीविंग ग्रुप फेवर इवन सीवी मैकेनिज्म। गाइज अगर किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हो और बैड लीविंग ग्रुप हो तो वो मैक्सिमम रेट से इवन सीवी में पार्टिसिपेट करेगा। फाइन। अच्छा, इसका मतलब क्या है विथड्रॉइंग ग्रुप का, ये भी समझ में आ रहा होगा कि जो भी विथड्रॉइंग ग्रुप होगा वो कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा उस कॉन्जुगेट बेस को और स्टेबलाइज कर देगा। फाइन। तो ये 2-3 बातें हैं जो फैक्चुअल है, इसे आपको पता होना चाहिए इवन सीवी के बेस पे, इसे नोट कीजिए। फिर कुछ और बातें इसमें समझते हैं। जैसे गाइस अगर हम लोग कुछ एग्जांपल्स पिक करें, जैसे कुछ इस तरह से, मैंने ये कुछ लिख लिया। अब इसकी रिएक्शन में एथॉक्साइड आयन या सोडियम एथॉक्साइड इन एथेनॉल करा रहा हूं, तो आप यूजुअली आप जानते हो कि प्रोडक्ट इसमें भी क्या बनने वाला है। फाइनली क्योंकि वही हम लोग अल्फा बीटा एलिमिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो फाइनली आपको भी यहां पता चल रहा है प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। लेकिन अब इसमें विथड्रॉइंग ग्रुप NO2 के आ जाने से क्या फर्क पड़ा उसको हम समझते हैं। इस NO2 के आने से क्या फर्क पड़ा समझते हैं। अच्छा, मैकेनिज्म में अब मैं बिना स्टेप्स इन्वॉल्व करे अगर मैं लिखूं तो पहला स्टेप का काम क्या होता है, बीटा पोजीशन से क्या करेगा, हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, O C2H5O-। फाइन, ये अल्फा है ये बीटा है, तो ये इसको, तो यहाँ पे कार्बन आयन जनरेट होगा। गाइस जो इस केस में कार्बन आयन जनरेट होगा अगर उसको आप देखें तो वो स्टेबलाइज है। ये जो कार्बन आयन है जिसे कार्बन आयन कम कॉन्जुगेट बेस ज्यादा बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग इवन सीवी मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं जिसके नाम में ही क्या है, कॉन्जुगेट बेस। फाइन। तो अगर आप इसे देखें तो NO2 के विथड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से ये कौन सा इफेक्ट लगाता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट -M एंड -I, तो ये स्टेबल होगा पूरे के पूरे इंटायर मॉलिक्यूल में विथ द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। गाइस ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि विथड्रॉइंग इफेक्ट क्या रेट बढ़ा देता है क्योंकि ये स्टेबलाइज कर जाता है। फाइन। अब अगले स्टेप में यही बोलें कि अगर अगला स्टेप क्या होता था, ये क्या था आपका स्टेप 1 था। फाइन। स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 वही इजेक्ट द लीविंग ग्रुप। यहाँ पे जो गाइस लीविंग ग्रुप है फ्लोराइड आयन वो यहाँ पे लीव करेगा। फाइन, ये कुछ इस तरह से, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा जैसे कि हम लोगों ने ऊपर ऑलरेडी बना लिया है। तो गाइज ये स्टेप्स आपको यहाँ पे होते हैं। फाइन। यहाँ पे एक बात और इम्पॉर्टेंट है गाइज, इस मैकेनिज्म में आपने एक बात और नोटिस किया होगा, इसमें एक बात नोटिस किया होगा कि जो इंटरमीडिएट है वो कार्बन आयन है। गाइज इस केस में कभी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो एक बात यहाँ पे हमें नोट करने की जरूरत है, रीअरेंजमेंट is not possible। रीअरेंजमेंट नॉट, क्योंकि कार्बन आयन रीअरेंज नहीं होता, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होता है। तो इसमें एक बात ये आप ध्यान रखेंगे कि इस केस में क्या होगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता, कार्बन आयन रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो नहीं करता। फाइन। तो ये आपका ओवरऑल मैकेनिज्म रहा, ओवरऑल रिएक्शन रहा, इसे नोट कीजिए। फिर कुछ बातें और समझते हैं इसी में। गाइस इवन सीवी मैकेनिज्म हम लोगों ने देख लिया, क्या होता है इसको भी कर लिया। लेकिन अगर गाइस हम लोग ये बात पता करें कि इवन सीवी में किसी ने कैसे सोचा होगा कि स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे भी एल्कोहलिक KOH या फिर सोडियम एथॉक्साइड यहाँ भी लेते हैं, बैड लिविंग ग्रुप होता है, लेकिन ये कब किसी ने सोचा होगा कि ये मैकेनिज्म जो है कार्बन आयन जनरेट करता है, कार्बन आयन फॉर्मेशन होता है, क्यों ये E2 जैसा नहीं होता। गाइज यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन किया गया जिसे हम बोल रहे हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज एक्सपेरिमेंट। गाइज ड्यूटेरियम एक्सचेंज
एक्सपेरिमेंट में एक चौंकाने वाला प्रोडक्ट हमें सामने आया। उस चौंकाने वाले प्रोडक्ट ने हमें बहुत कुछ सिखाया। क्या एक्चुअली था उसी को समझते हैं। सबसे पहले एक नोट मेंशन है, इसे समझते हैं। ड्यूरिंग ड्यूटेरियम एक्सचेंज एक्सपेरिमेंट द मैकेनिज्म फॉलो E1 CV मैकेनिज्म। फाइन। कैसे ये ड्यूटेरियम एक्सचेंज क्या होता है यार, अगर इसे देखें तो जरा देखिए इस रिएक्टेंट को। इस रिएक्टेंट में अगर आप देखें तो ये भैया क्या है, अल्फा है, ये क्या है, बीटा है। ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन है। क्या दिया गया, एथॉक्साइड आयन विथ एथेनॉल, लेकिन वो H की जगह पे OH की जगह पे OD आ गया। गाइस जब इससे रिएक्शन कराते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट आया उसे देखिए, कायदे क्या होना चाहिए, यहाँ से F निकल जाना चाहिए, यहाँ से H निकल जाना चाहिए, डबल बॉन्ड आना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पे ड्यूटेरियम आ गया है। गाइस ड्यूटेरियम आ गया। अब ये यहाँ से यहाँ तक आने में ये ड्यूटेरियम कब यहाँ से यहाँ चला गया, ये कैसे हुआ, इसी बात को समझने के लिए हम मैकेनिज्म पे आते हैं। तो जन राइट डाउन द मैकेनिज्म प्लीज। मैकेनिज्म एज यूजुअल, जैसे पहले स्टेप में क्या होता, पहले स्टेप में आपका बीटा पोजीशन से क्या निकलता, H निकलता। फाइन, ये आपका बीटा पोजीशन, ये अल्फा है। तो पहले स्टेप में बिल्कुल वैसे ही होगा। जो एथॉक्साइड आयन होगा वो क्या करेगा, इस H को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। फाइन, तो आपका मिलेगा PH CH निगेटिव। फाइन, CH2F, और ये क्या बन जाएगा, C2H5OH, ये बन जाएगा। अब जो यहाँ पे गाइज ये हम लोगों ने बेस यूज किया, ये यहाँ पे जो बेस यूज किया, ये क्या जनरेट कर दिया, ये जनरेट कर दिया कॉन्जुगेट बेस। फाइन, ये कॉन्जुगेट बेस कार्बन आयन जनरेट कर दिया। अब इस कॉन्जुगेट बेस के पास गाइस क्या चॉइसेस है, चॉइसेस क्या है कि ये यहाँ से आए और ये F को हटा दे। लेकिन हुआ क्या एक्चुअली, यहाँ पे अगला स्टेप जो हुआ वो सरप्राइजिंग था। वो सरप्राइजिंग क्या था, ये जो बेस है यहाँ पे लीविंग ग्रुप को इजेक्ट करने की बजाय जो यहाँ पे दिया गया है एथेनॉल, जो यहाँ पे दिया गया है एथेनॉल, उसके ड्यूटेरियम के साथ रिएक्शन कर गया। ये लोन पेयर यहाँ आया, कुछ इस तरह से रिएक्शन कर गया। तो यहाँ पे गाइस क्या आया, PH CH ड्यूटेरियम CH2F, ये बना। और फिर वापस आपके पास क्या जनरेट हो गया गाइस, C2H5O-, फिर से आपके पास जनरेट हो गया। यानी ये कॉन्जुगेट बेस क्या किया, जो यहाँ पे C2H5O दिया गया है उसके साथ D+ को, ड्यूटेरियम को H+ की तरह एक्सेप्ट कर लिया। इसे, इस स्टेप को गाइस हम लोग क्या बोल रहे हैं, ड्यूटेरियम एक्सचेंज। ड्यूटेरियम एक्सचेंज, इस स्टेप को ड्यूटेरियम एक्सचेंज बोल रहे हैं। अब गाइस क्या करें, फिर से ये बेस आपका रीजनरेट हो गया है, रीप्रिपेयर हो गया है। तो फिर ये क्या करेगा गाइस, फिर ये क्या करेगा, PH यहाँ पे ड्यूटेरियम है, CH2F। गाइस अब क्या करेगा, ये फिर से OC2H5 जो यहाँ पे बना हुआ है, फिर से जो बीटा पोजीशन है, अब बीटा पोजीशन पे गाइस क्या आ गया, प्रोटियम और ड्यूटेरियम। H+ भी अवेलेबल है और D भी अवेलेबल है, मतलब ड्यूटेरियम और प्रोटियम दोनों अवेलेबल है। अब गाइस कौन सा ड्यूटेरियम और प्रोटियम में से ये बेस किसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा, H को या ड्यूटेरियम को। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इस जो हाइबियर आइसोटोप्स होते हैं वो स्लाइटली बॉन्ड उसका स्ट्रांग होता है कंपेयर टू उसके अदर आइसोटोप्स। तो गाइज इस प्रोटियम को ये निकालेगा और फिर से क्या जनरेट करेगा, निगेटिव चार्ज, यानी PH C, यहाँ पे ड्यूटेरियम निगेटिव, CH2F। फाइन। अच्छा क्या गाइज अब इससे रिएक्शन नहीं करेगा, मैं बोल रहा हूं जैसे यहाँ पे फिर ये आया था, इससे रिएक्शन किया था, क्या ये कॉन्जुगेट बेस C2H5OD से रिएक्शन नहीं करेगा, C2H5OD से रिएक्शन नहीं करेगा। मैंने बोला कि भैया कर जाएगा, लेकिन कर जाएगा तो फिर से क्या आएगा, यहाँ पे कार्बन के पास 2 ड्यूटेरियम आ जाएंगे। अच्छा फिर से वो बेस जनरेट हो जाएगा, वापस आएगा तो उसके पास चॉइसेस नहीं होंगे,
प्रोटियम और ड्यूटेरियम का, ओनली ड्यूटेरियम होगा उस बीटा कार्बन पे, तो फिर से किसी ड्यूटेरियम को निकालेगा। तो यानी अब जो है ड्यूटेरियम एक्सचेंज करने का कोई फायदा नहीं है, एक स्टेप आगे जाके फिर से वही ड्यूटेरियम रिमूव होगा बाई बेस। तो अब ये वाला स्टेप जो हम लोग कराते हैं वो आगे ड्यूटेरियम एक्सचेंज का नहीं कराते, मतलब अब इस स्टेज में ड्यूटेरियम एक्सचेंज नहीं होता। फाइन, क्योंकि अब कोई फायदा नहीं। अब आखिरी में अगला स्टेप जो हो जाता है, इस फ्लोरीन की वजह से डेल्टा पॉजिटिव, ये इधर आएगा और फाइनली ये रिमूव हो जाएगा। PH CD डबल बॉन्ड CH2, फाइनली आपको वो प्रोडक्ट मिल गया जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो जब गाइस किसी ने ये देखा, रिएक्शन ये कराया इस बेस के साथ, तो फाइनली जो उसने एक्सपेक्ट किया था, वो सोचा क्या था, वो सोचा था प्रोडक्ट बनेगा PH CH डबल बॉन्ड CH2, लेकिन ये ना बन के प्रोडक्ट ये बना। तो फाइन, तो अगर ये बन गया होता तो उसने क्या सोचा होता कि भैया बेस H को जैसे जैसे यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ेगा, ये फ्लोरीन लीव कर जाएगा। तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज जो है इस बात का एविडेंस है कि कहीं इस इंटरमीडिएट में, इस स्टेप में कहीं कार्बन आयन जनरेट हुआ जिसे हम कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे, और वो अपना प्रोटॉन एक्सचेंज करेगा जिसे यहाँ पे ड्यूटेरियम एक्सचेंज बोल रहे हैं। फाइन, तो गाइज ये स्टेप आप ध्यान रखिए। और जब भी किसी रिएक्शन में खासकर आपको प्रोडक्ट दे दिया जाए, रिएक्टेंट दे दिया जाए, उस रिएक्शन में ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो रहा होगा तो वो E1CV मैकेनिज्म होगा। अगर ड्यूटेरियम एक्सचेंज नहीं हुआ और प्रेजेंट है ड्यूटेरियम, तो वो सिंपली E2 मैकेनिज्म होगा। फाइन, इसे नोट कर लीजिए। गाइज लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। इसी में E1CV में गाइज एक और फेमस होता है, जैसे ये एग्जांपल, यहां पे गाइज डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन हम लोगों ने E1 मैकेनिज्म में भी पढ़ा, लेकिन वो क्या था, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन, याद होगा आपको। H+ के डेल्टा के साथ रिएक्शन करते थे, E1 मैकेनिज्म देते थे, ठीक है, या कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करते थे, वहां पे E1। गाइज यहाँ पे भी एक डिहाइड्रेशन होगा, लेकिन यहाँ पे एसिड कैटलाइज ना होकर क्या होगा, बेस कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन होता है। यहाँ पे लोगों को एक्चुअली समझ नहीं आता ये मैकेनिज्म क्या है। हो सकता है वो डिहाइड्रेशन समझ जाते हो, लेकिन इसके पीछे मैकेनिज्म उनको समझ में नहीं आता, और फाइनली आपको जो प्रोडक्ट समझ में आता है वो आपका प्रोडक्ट ये बन जाता। फाइन, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता। फाइन, अब देखते हैं कि मैकेनिज्म कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे, उसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे गाइस क्या है, यहाँ पे लीविंग ग्रुप OH है, और मैंने आपको बताया कि OH अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता, वाटर अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, OH बैड लीविंग ग्रुप है। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि भैया जो OH माइनस है वो क्या है, तो नो डाउट हर किसी के दिमाग में आया सर ये बेस है, और बेस जब भी होता है तो उसका पहला काम होता है कहीं उसे एसिडिक H मिल जाए, तो दैट H विल ग्रैब्स। फाइन, तो इस H को अगर आप देखेंगे तो ये जो लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है या OH जो बेस है, उस H को ग्रैब्स करेगा और यहाँ पे एक कार्बन आयन जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, एक कार्बन आयन जनरेट करेगा। और इस कार्बन आयन की खास बात यह है, कार्बन आयन, बार बार मैं कार्बन आयन बोल रहा हूँ, कॉन्जुगेट बोल रहा हूँ, बात एक ही है, आपको समझ में आ रहा है। कॉन्जुगेट बेस है ये, और ये कॉन्जुगेट बेस गाइस स्टेबलाइज है। जरा देखिए आप, इसके साथ ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इसका अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका आएगा। फाइन, इस तरह से। अब पहला स्टेप तो वही, बेस जो है H को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि मैं इसे अल्फा बोल रहा हूं, ये लिविंग ग्रुप है तो ये बीटा है। गाइज ये भी बीटा है, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये भी बीटा है, लेकिन ये बीटा क्या एसिडिक हाइड्रोजन है? नहीं। अगर ये बीटा आप ये निकालते तो ये क्या जो नेगेटिव चार्ज आता है वो कॉन्जुगेशन में होता? नहीं, ये नेगेटिव चार्ज भैया स्टेबलाइज नहीं होता। तो ये H यहाँ इसलिए निकाला क्योंकि ये कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज है। आई होप दिस इज ओके एंड वेरी मच क्लियर। अब क्या पहला स्टेप तो आपका हो गया, क्या फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन या कॉन्जुगेट बेस।
या कॉन्जुगेट बेस। फाइन। अब इसी में दूसरे स्टेप की तरफ बढ़े तो जो यार ये निगेटिव चार्ज बना है, ये एक्चुअली निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आने के लिए नहीं बना है। ये निगेटिव चार्ज आया था किसी और पर्पस से, तो निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ से OH को निकलना पड़ेगा। अगर इस तरह से हुआ तो आप जरा देखिए, कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, OH माइनस यहाँ पे लीव हुआ, OH माइनस, जिसे हम जानते हैं कि ये क्या है, बैड लिविंग ग्रुप है। फाइन। तो ये भी मैकेनिज्म जो आपका कंप्लीट हुआ वो किसके थ्रू कंप्लीट हुआ, E1CB मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लीट हुआ। फाइन, नोट कीजिए इसे। गाइज एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। से क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो मैक्सिमम डिहाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस एंड हीट। गाइज इस का क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है मैक्सिमम डिहाइड्रेशन? इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे ज्यादा वाटर रिमूव हो, ये नहीं। मैक्सिमम डिहाइड्रेशन का मतलब है, जैसे आपको याद होगा कि हमने आइसोमर में पढ़ा था मैक्सिमम इनोलाइजेशन, तो वहां पे सबसे ज्यादा इनॉल नहीं पूछा जाता था, परसेंटेज ऑफ इनॉल किसमें ज्यादा आएगा, इसका सेंस था मैक्सिमम इनोलाइजेशन। यहाँ भी डिहाइड्रेशन का मतलब मीनिंग यही है कि किसका जो डिहाइड्रेशन जो प्रोडक्ट आएगा वो स्टेबल आएगा, मेजर आएगा, इसका मतलब है मैक्सिमम डिहाइड्रेशन। किसके प्रेजेंस में गाइस, OH माइनस। तो सबसे पहले लोगों को परेशानी यही होती है कि बेसिक मीडियम में डिहाइड्रेशन का क्या मीनिंग है, लेकिन अब आई होप आपको इस बात में कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों? बेसिक मीडियम डिहाइड्रेशन का मतलब कौन सी मैकेनिज्म, E1CB मैकेनिज्म। जरा गाइस इसमें आप देखिए, इसमें अगर मैं सोचूं तो लिविंग ग्रुप कौन है, लिविंग ग्रुप OH माइनस है, यानी ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है। गाइज यहाँ पे तो बीटा पे कोई H है ही नहीं, यही बीटा H है। जो यहाँ पे बीटा H पे अगर हम लोग ये रिएक्शन कराएं, सपोज दैट अगर हम एक एक करके चेक करना चाहें, तो पहला स्टेप अगर देखें तो ये बीटा H जब यहाँ से निकलेगा तो जो कॉन्जुगेट आएगा, बेस जो जनरेट होगा, क्या वो कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज होगा गाइज? क्या वो कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज होगा? नहीं। आप देख पा रहे होंगे ये कॉन्जुगेट बेस जो है, ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज नहीं है, कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज नहीं है, डिस्टेबलाइज है, कोई रेजोनेंस में नहीं है। गाइज इसके बारे में क्या कहोगे? सेम पैटर्न में इसके बारे में सोचोगे तो यहाँ पे ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, तो इन दोनों में से कहीं से भी आप इस निकालोगे तो कोई कॉन्जुगेशन में नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि तो इन दोनों केस में या तीनों केस में, लेकिन अगर ये वाला देखिए तो अभी अभी हम लोगों ने यही एग्जाम्पल ही किया है, तो यहाँ पे आपको तुरंत बात समझ में आ रही होगी कि इसका जो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन है वो फास्ट होगा, क्योंकि ये सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है कौन से मैकेनिज्म, E1CB मैकेनिज्म में। ये जो आया ये कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज है, और ये स्टेबलाइज कॉन्जुगेट बेस फाइनली रिएक्शन कर जाएगा, और जो प्रोडक्ट आएगा मैक्सिमम डिहाइड्रेशन का भी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेगा, कॉन्जुगेटेड कंपाउंड आएगा। ठीक है, कॉन्जुगेटेड कंपाउंड आएगा, स्टेबल आएगा। फाइन। तो इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है, यानी इस केस में जो आपका आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, डी पार्ट। डी पार्ट का डिहाइड्रेशन गाइस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फाइन, नोट कीजिए, फिर कुछ और बात करते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें। अगर आप देखें तो यहाँ पे भी NaOH स्ट्रॉन्ग बेस दिया गया है, और फाइनली यहाँ पे भी आपको दो पोजीशन नजर आ रहे होंगे। शायद दो पोजीशन को अगर रेफरेंस देखें तो हम लोग E1CB में बात इस रेफरेंस में कर रहे हैं कि लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, बैड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। फाइन। तो लेकिन अब बैड लिविंग ग्रुप के रेफरेंस में ना सोचते हुए थोड़ा सा मैकेनिज्म पे अगर फोकस करें तो दो पॉसिबिलिटी है इस OH माइनस के पास, या तो इस H को यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करें। अच्छा, अगर उस H को ये अब्स्ट्रैक्ट करता है तो फाइनली आपके पास जो कार्बन आयन आएगा कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे आपके पास Cl है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, एंड जो यहाँ पे H है और F है एज यूजुअल ऐसे बना रहे हो। पहली तो पॉसिबिलिटी ये है कि जो OH है इस
H को ग्रैप्स करे और करस्पॉन्डिंग एक कार्बन आयन जनरेट करे। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी है, उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि फाइनली जो स्टेबल होगा उसी के साथ हमें जाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर फ्लोराइड, यहाँ फ्लोरीन वाले इस H को अगर हम लोग सोचें तो बाकी दूसरा वाला ऐसे ही बचा रहेगा, यहाँ पे Cl। फाइन, यानी दो तरीके की पॉसिबिलिटी हमारे पास काउंट हो रही है। जब हम लोग ये वाला H यहाँ से हटा रहे हैं तो ये कार्बन आयन बन रहा है, और जो ये वाला H ले रहे हैं तो ये कार्बन आयन बन रहा है। अच्छा, क्या स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोचें तो बताया जा सकता है इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल? तो ऑब्वियसली आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है वो इस क्लोरीन के डी ऑर्बिटल के साथ भी बैक बॉन्डिंग करेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू फ्लोराइड के पास जो निगेटिव चार्ज। इसका इंडक्टिव इफेक्ट ठीक ये होगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है, समझ में आ रहा, मोर स्टेबल है। फाइन, और ये क्या है, लेस स्टेबल। तो यही बनेगा अपना, ये तो नहीं बनेगा। अच्छा, अब ये बनेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग, यानी पहला स्टेप अगर आप देखें तो E1CB का पहला स्टेप तो आपने चल दिया है, कॉन्जुगेट बेस आपने बना लिया है। दूसरा स्टेप क्या होता है, यही निगेटिव चार्ज डिलोकलाइज करता है, और फाइनली बैड लीविंग ग्रुप जो यहाँ पे फ्लोराइड है, इस डेल्टा प्लस की वजह से इसकी तरफ निगेटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, ये फ्लोराइड आयन यहाँ से लीव कर जाएगा। तो यू विल गेट द multiple bond containing product, something like this। ये आपका क्या आएगा, मेजर प्रोडक्ट आएगा, और यहां पे फ्लोराइड आयन लीव कर जाएगा। आई होप दिस इज वेरी मच ओके एंड क्लियर। तो इस केस में हम लोग ऐसी बातें सोच रहे हैं, इसे नोट कीजिए, फिर कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स अगर हम पिक करें उसके बाद इसमें सोचें, तो फिर से अगर आप इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो, मेथॉक्साइड आयन दिया गया है इन मेथनॉल, लेकिन यहाँ पे ड्यूटेरियम दिया गया है, और अभी भी आपको अल्फा बीटा एलिमिनेशन नजर आएगा, और उस कॉन्जुगेट बेस के साथ एक बैक लीविंग ग्रुप फ्लोराइड आयन प्रेजेंट है। तो इसके रेफरेंस में मैं डायरेक्ट दो प्रोडक्ट लिख रहा हूं, क्योंकि मैं इसमें कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको। अगर आपको प्रोडक्ट ये मिलता, दूसरे केस में प्रोडक्ट क्या मिले, प्रोडक्ट ये मिले। फाइन, अच्छा, अगर मैं पूछूं प्रोडक्ट ये मिले ये मिले, दोनों में फर्क क्या है? इस केस में अगर आप देखो तो यहाँ ड्यूटेरियम आ गया, मतलब ये रिएक्शन जब इधर से हुआ है तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज हुआ है, और यहाँ पे ड्यूटेरियम एक्सचेंज नहीं हुआ। तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज नहीं हुआ तो ये बात समझिए कि ये क्या है, E2 मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लीट हुआ है, यानी ये E2 प्रोडक्ट है। ध्यान दीजिएगा, E2 प्रोडक्ट क्या होता था, साइमल्टेनियसली लीविंग ग्रुप और H बीटा पोजीशन से H निकलता था। यार इसमें ड्यूटेरियम एक्सचेंज हुआ है, मैंने बताया था ड्यूटेरियम एक्सचेंज एक्सपेरिमेंट में जब भी कहीं पे ड्यूटेरियम एज ए प्रोटियम की जगह पे प्रेजेंट हो और वो रिएक्शन टाइम में ड्यूटेरियम एक्सचेंज होके प्रोडक्ट बनता हो, तो उस केस में एक बात ध्यान रखेंगे, ये आपका क्या होगा, E1CB में प्रोडक्ट होगा। फाइन, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जब आपका कोई रिएक्शन हो और रिएक्शन में ड्यूटेरियम एक्सचेंज करके ना आया हो, पूछा कि ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लीट हुआ है, तो आप अगर ड्यूटेरियम एक्सचेंज हुआ है तो E1CB, नहीं हुआ तो E2 प्रोडक्ट। फाइन, अगर हम कुछ एग्जांपल्स और देखें, जैसे कुछ एथॉक्साइड आयन में कुछ ले लिया यहाँ पे। अब जरा देखिए यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में लीविंग ग्रुप यहाँ पे अगर आप सोचेंगे तो ये है, और उसके रिस्पेक्ट में जो यहाँ H है, फाइन, ये H अगर यहाँ से जो बेस है एथॉक्साइड आयन, अगर इस H को यहाँ से एलिमिनेट करे तो जो निगेटिव चार्ज आएगा वो स्टेबलाइज निगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, किसके साथ स्टेबलाइज होगा, NO2 के साथ रेजोनेंस करके स्टेबलाइज होगा। ये NO2 के साथ रेजोनेंस में है, ठीक है, तो ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस बन गया। फाइन, अच्छा, आप पहले स्टेप में आपका क्या हुआ, कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यही कॉन्जुगेट बेस यहाँ से डिलोकलाइज करेगा और यहाँ पे मेथॉक्साइड आयन लीव कर जाएगा, मेथॉक्साइड आयन लीव कर जाएगा, तो यहाँ पे अनसैचुरेशन आ जाएगा, यहाँ पे pH और यहाँ पे
NO2, साथ में क्या लीव कर जाएगा, मेथॉक्साइड आयन, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। और आपको समझ में आ रहा होगा ये बैड लीविंग मैकेनिज्म किस बात को सजेस्ट कर रहा है भैया कि ये E1CB मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लीट हो रहा है। फाइन। तो इसी तरह से यूजुअली हम लोगों ने जितने अभी तक रिएक्शन हम लोगों ने कंप्लीट किए, जितने भी रिएक्शन देखे हैं, तो उसमें आपको एक तुरंत आइडिया लग रहा होगा कि जो E1CB मैकेनिज्म है वो किस बात पे ज्यादा डिपेंड करता है और क्या रिएक्शन कंडीशन होने चाहिए E1CB होने के लिए। फाइन। कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज होना चाहिए सबसे पहली बात। जितना कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज होगा उतना ही फास्ट होगा रिएक्शन। साथ साथ कॉन्जुगेट बेस के साथ जो लीविंग ग्रुप लगा हो, फाइन, वो क्या होना चाहिए, बैड लीविंग ग्रुप होना चाहिए। जैसे जैसे मैंने आपको बता दिया, फ्लोराइड आयन, अमोनियम आयन, मेथॉक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ये सब क्या होते हैं, बैड लिविंग ग्रुप होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ये ट्रीट किए जाते हैं। फाइन। तो E1CB के बारे में ज्यादा बातें करते नहीं क्योंकि ज्यादा इसके बारे में कुछ है नहीं फिलहाल। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म रखते हैं।